हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.2 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? टोटल 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा अभी तक, इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है। तो अगर कभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी चैप्टर प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िए। उसमें क्या होता है कि लाइन से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं और आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए, बेटर रहेगा। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर जरूरी ये है कि एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से अगर आपने समझा है सारे कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन क्वेश्चन सिंपल तभी लगेंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे फॉर्मूले हमको पता होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट थोड़ा सिस्टमैटिक करेंगे, सेकंड थोड़ा फटाफट करेंगे। चलो देखो, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर मान लीजिए हमको लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे तब एंगल फाइंड करने का अलग फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाएंगे तब अलग फॉर्मूला रहेगा, और अगर लाइंस हमको वेक्टर फॉर्म में दी जाती हैं तब उन लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? मतलब कौन सा देखा था? कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, ठीक है, अपॉन वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे तब आपका अलग फॉर्मूला लगेगा, कोसाइंस दिए जाएंगे तब अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर लाइन दी जाती है वो भी वेक्टर फॉर्म में तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती है तो कार्टेशियन फॉर्म में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां से आप डायरेक्शन रेशियो सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं और आपका जो सीधा सीधा फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियोज वाला एंगल फाइंड करने के लिए वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। मतलब यहां पर सबसे पहले तो इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली आपकी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो पहली लाइन से हमको चाहिए पड़ेगा b1 b2, ठीक है, और दूसरी लाइन से चाहिए पहली लाइन से हमको मिलेगा b1, दूसरी लाइन से मिलेगा हमको b2। तो फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, ये आपका रहेगा a1, ये रहेगा आपका b1, तो हमको सिर्फ जिसकी जरूरत है हम वही ले रहे हैं। तो यहां से हमने उठाया वेक्टर b1, ये क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड फ्रॉम सेकंड से देखें, ये आपका a है, म्यू के पास जो है ये आपका b है। अब दूसरी लाइन है इसलिए ये हो जाएगा आपका b2। ठीक है, तो यहां से वेक्टर b2 अपने को मिल गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल, तो फॉर्मूला अपना ये लगेगा। तो मतलब b1 और b2 का अपने को मैग्नीट्यूड भी लगेगा। तो चलो सीधा अपन एंगल ही फाइंड करते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड और होल। तो लीजिए ये हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, तो b1 ये रहा, b2 ये रहा, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा हमको। तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2, ये है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बात समझ में आ गई? और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, i j k के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर का सम कर देते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 6 जार 36। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4 लीजिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट में हमने ये चीज सीखी है कि आई कैप वाले टर्म का आई कैप में, जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में हम सीधा सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू 3 1 जार 3, 2j और 2j 2 2 जार 4 और प्लस का 6 और 6 2 जार 12
अपॉन यहाँ पर देखें 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 19, तो 19 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट 7 और 9 का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 7 3 21 cos थीटा। हमको एंगल चाहिए तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब सेकंड पार्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो वही सेम कहानी है अपनी, ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो फ्रॉम फर्स्ट हमको मिलता है b1, तो यहाँ पर देखिए लैम्डा के मल्टीप्लाई में ये अपना b1, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और सेकंड से अपने को ये मिल जाएगा b2 यानी 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और माइनस 4k कैप, राइट। b1 b2 मिल गया, ये अपना फॉर्मूला रहा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है अपने को। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट करके लिख रही हूं मैं, तो b1 डॉट b2, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, 3 1 3 माइनस 5 जे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 1 5 माइनस 4k माइनस 2k, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8 अपॉन, अब b1 का मैग्नीट्यूड, तो b1 का मैग्नीट्यूड आई जे के के जो कॉफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम और रूट लगाएंगे। तो ये अपन ने रूट लगाया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4, राइट। और यहाँ पर b2 का मैग्नीट्यूड 3 3 9, 5 5 25, 4 4 16, ठीक। चलो इधर सॉल्व करते हैं बाकी का। तो देखो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 4 5 6 रूट 6 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो दोनों है तो स्क्वायर रूट में और दोनों मल्टीप्लाई में भी है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ये 16 अपना एज इट इज, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6 और 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और दोनों स्क्वायर रूट में, तो एक साथ अपन ने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आप देखें 16 अपॉन, देखो इन दोनों, ये जो 2 इंटू 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 25 का स्क्वायर रूट 5, सिर्फ 3 का पेयर नहीं बना तो 3 रूट के अंदर आ जाएगा। आई थिंक इस तरह का एक एग्जाम्पल भी किया था हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ये हो जाएगा 2 8 16, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आ गया 8 अपॉन 5 रूट 3, तो ये आ गया आपका cos थीटा, ठीक है। अब रूट 3 डिनोमिनेटर में, तो आप चाहें तो यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, तो रूट 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 रूट 3 अपॉन 5 3 15, ठीक है, क्लियर। और चाहे तो अब क्योंकि थीटा चाहिए हमको, तो थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cos इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15, तो ये आ गया आपका आंसर, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन हमको दी गई थी, इनके बीच का एंगल फाइंड करना था, तो पूरा अपना फॉर्मूले का काम था। यहाँ पर हमको ये चीज़ पता है कि अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे तब अलग फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाएंगे तब अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर लाइन दी जाती है, ठीक है, तो अलग फॉर्मूला लगेगा। अब लाइन वेक्टर फॉर्म में दी जा रही है तो अपना ये वाला फॉर्मूला, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी जाएगी तब तो आपका जो पहला वाला फॉर्मूला है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से डायरेक्शन रेशियोज निकालना आसान पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर भी हमको 2 लाइन दी गई हैं और इनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था, वेक्टर फॉर्म, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को दे दिया कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में बस ये है कि आप कंपेयर करिए जो आपका जनरल फॉर्म होता है इसका और ABC यानी कि आपके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो फाइंड करिए और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 यानी पहली लाइन, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। अब यहीं के यहीं थोड़ा सा रफली मैं आपको इसको कंपेयर करके बताती हूँ। तो पहली लाइन अपनी क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, राइट। और ये जो दूसरी लाइन है ये होनी चाहिए अपनी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2
और z माइनस Z2 अपॉन C2। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में होना चाहिए आपकी इक्वेशन, तभी जाके आप अपने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या x है माइनस x1, तो x1 यहाँ पर अपना 2 है, y माइनस y1 अपना 1 है, z माइनस Z1, तो Z1 यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, तो यहाँ का क्या करेंगे अपन माइनस माइनस कर देंगे, तो माइनस का 3 अपना Z1 हो गया। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 5 माइनस 3 A1 B1 C1 हो गए अपने। यहाँ से देखें ये है x, अब यहाँ माइनस नहीं है लेकिन प्लस है, तो इसको 2 माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब -2 हो जाएगा अपना x2, y माइनस 4 सीधा सीधा है और z माइनस 5 यानी सीधा सीधा है, तो ये A2 ये B2 और ये C2। ठीक है क्लियर। तो फ्रॉम लाइन फर्स्ट A1 B1 और C1 निकाल लीजिए। A1 अपना 2 है, B1 अपना 5 है और C1 अपना है -3। ठीक है, इसके बाद यहीं कहीं करती हूं मैं एंड फ्रॉम लाइन सेकेंड लाइन से देखें तो A2 -1, B2 8 है और C2 है 4। तो डायरेक्शन रेशियोज आप या तो लाइन से फाइंड कर लें, या डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको दिए जाएं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू क्या होता है अपना cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। राइट, बस इसमें वैल्यू रखिए, काम खत्म। चलिए तो देखो A1 A2, A1 है अपना 2, A2 है अपना -1, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूं मैं 2 इंटू -1 -2। B1 B2, B1 है 5, B2 है 8, 8 5 जार 40। फिर इसके बाद C1 C2, तो -3 और 4, 4 3 जार 12, तो माइनस का 12 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। तो देखो A1 क्या है 2, 2 2 जार 4, 5 5 जार 25, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9। राइट, चलो अब A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो A2 है -1 का स्क्वायर 1, 8 8 जार 64 और 4 4 जार 16। ठीक, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया माइनस का 2, दोनों हो जाएंगे माइनस के 14, तो 40 में से -14 कर देंगे तो 26 अपॉन, अब देखें 25 प्लस 4 29 और 29 प्लस 9 38। ठीक, और ये हो जाएगा अपना 81। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर करती हूँ थोड़ा सा मैं 26 अपॉन 38 तो एज इट इज रहेगा। 81 का देखें, 81 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 38। ठीक है, तो हमको मेन चाहिए थीटा, तो थीटा आ जाएगा अपना कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, तो ये दोनों इक्वेशन दी हैं, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। इसको इससे आप कंपेयर करें तो यहाँ x है, x1 नहीं है, y1 नहीं है, z1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 B1 और C1 अपने को मिल जाएगा, और यहाँ से इसको अगर कंपेयर करें तो x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, तो ये A2 B2 C2। तो फ्रॉम फर्स्ट लाइन से हमको मिल जाएगा A1 2 B1 2 और C1 1। ठीक है, और सेकेंड लाइन से A2 B2 C2। ठीक है, एंड फ्रॉम सेकेंड से अपने को A2 4 B2 1 और C2 8। क्लियर? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है यहाँ रख दीजिए, ये अपना फॉर्मूला रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू A1 A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, 4 2 जार 8, B1 B2,
तो B1 है 2, B2 है 1, तो 2 1s are 2 और C1 C2 8 1s are 8। क्लियर। चलो अब डिनोमिनेटर में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 का स्क्वायर 1। चलो 4 4s are 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 8s are 64। क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16 17 18 और 8 9 और ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18, देखिए 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 9, 9 2s are 18, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया अपना 2/3 और थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर हमको p की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमको कुछ दिया है, क्या दिया है कि ये लाइन और ये लाइन जो है ये आर एट राइट एंगल्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइन हैं, ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, और जब दोनों लाइन के बीच में राइट एंगल बनता है मतलब 90 डिग्री एंगल, मतलब एंगल हमको दिया है, पूछिए हमसे p की वैल्यू। तो ऑब्वियसली जो चीज हमको दी है उसी से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। तो चलिए ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री है, यानी थीटा 90 है, तो उसका यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लाइंस को देखें, कार्टेशियन फॉर्म में तो है लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें नहीं है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको इन लाइंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप एक और अच्छी नई चीज सीखेंगे। तो देखिए ये हमारी लाइन 1 है, तो आप वही प्रॉपर लिखिए, पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए, इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ये पहली लाइन है अपनी, इसको अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये है 1 माइनस एक्स, लेकिन हमारी लाइन किस फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि x जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए और इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो बस इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे पहली लाइन को। तो यहाँ पर x के साथ माइनस है, माइनस को हटाने के लिए अपन माइनस कॉमन लेंगे। ठीक। तो देखिए हमने माइनस कॉमन लिया तो x हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का, और आपने लिया है माइनस कॉमन और अपॉन में 3 है ही। ठीक है। लेकिन इस माइनस को तो हटाएंगे अगर x माइनस x1 अपॉन ए में कन्वर्ट करना है। तो ये जो माइनस है मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इस माइनस को हमने यहाँ भेज दिया डिनोमिनेटर में। ठीक। तो ये हो गया x माइनस x1 अपॉन ए। तो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो a की वैल्यू है वो पूरी बदल गई। यहाँ पर +3 दिख रही थी आपको, यहाँ -3 हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जनरली यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले इससे कंपेयर करिए। ये जो x है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए और इसके साथ कोई भी नंबर, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसको आपको हटाना है। और ऑब्वियसली हटाएंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे। अब न्यूमरेटर में चेंज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, राइट। चलो देखो अब ये हो गया अपना x माइनस x1 अपॉन ए में इक्वल टू, अब यहां पर देखें y माइनस y1 अपॉन बी, बट y का कोफिशिएंट है 7, है तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, 7 आ गया, तो 7 को हटाएंगे तो 7 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया y माइनस 7 2s are 14 अपॉन 2p। लेकिन ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमको चाहिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 तो है लेकिन ये 7 है इसको हटाना पड़ेगा। तो इस 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, 7 अपन यहाँ ले आए और यहां से इस 7 को हमने हटा दिया। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर आपका b1 चेंज हो गया इक्वल टू, अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, z माइनस z1 अपॉन सी के फॉर्म में है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिससे हमको a1 b1 c1 मिल जाएगा, सॉरी a1 b1 c1। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। तो फ्रॉम लाइन 2 सेकेंड लाइन पे आते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजें हैं, x के साथ माइनस भी है, x के साथ 7 भी है। कहने का मतलब ये है कि माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, 7 भी कॉमन लेंगे। तो हमने क्या किया, माइनस साइन और 7 दोनों कॉमन ले लिए।
यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए x माइनस x2, यहीं पर कर देते हैं x2 a2 y2 b2 और z2 c2, ठीक है। दूसरी लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो हमको चाहिए x माइनस x2 अपॉन a2, बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है तो 7 को भी हटाना है, और x हमको पॉजिटिव चाहिए तो माइनस साइन भी हटाएंगे, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने और 7 भी कॉमन ले लिया, तो जब माइनस साइन और 7 कॉमन लेंगे तो x तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा माइनस का 1, 7 1 जार 7। तो देखो अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही की वही चीज आनी चाहिए, तो -7x माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7, ठीक है, अपॉन 3p। अब सीधी सी बात है, इस 7 को हटाएंगे तो इसको ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो माइनस साइन के साथ 7 हमारा चला जाएगा नीचे, तो -7। ओके क्लियर। चलो तो x माइनस x2 अपॉन a2 आ गया, इक्वल टू y माइनस y2, तो ये तो सीधा सीधा है y माइनस y2 यानी y माइनस 5 अपॉन 1, ये तो ठीक है। इसकी बात करते हैं अब यहाँ पर z माइनस z2, बट z है नेगेटिव तो नेगेटिव साइन अपन कॉमन लेंगे, तो z हो जाएगा प्लस का, 6 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में 5, इस माइनस को हटाएंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो लीजिए ये अब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना अपना कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशंस का, वो अपन ने कन्वर्ट इसको कर लिया। ओके ठीक है। अब हमको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो p आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, इस p की वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो दोनों लाइन है ये आर एट राइट एंगल से, मतलब इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे अपन गिवन दैट लाइंस आर एट राइट एंगल सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि पहली लाइन है अपनी कार्टेशियन फॉर्म, दूसरी लाइन भी कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाएगा। मतलब जब अपने पास डायरेक्शन रेशियोज है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं कि यहीं के यहीं देखिए, बट आपको ये लिखना है ना, ये हो जाएगा आपका a1, एक मिनट इसको हटाती हूँ मैं और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर a1 -3 और b1 2p/7 और c1 आ गया अपना 2। देखिए a2 यहीं से लिख रहे हैं -3p/7, b2 1 और c2 आ गया -5। ठीक, बात क्लियर हो गई। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे, तो cos 90, थीटा क्या दिया है 90, cos 90 इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और एक और रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बस अब यहां पर वैल्यूज रख देना है, दैट्स इट। तो ध्यान दीजिए cos 90 होता है अपना 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। cos 90 0 होता है। a1 a2, तो a1 -3 a2 -3p/7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो माइनस का 3p/7 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9p/7, ठीक है। इसके बाद b1/b2, तो b2 है 1, b1 है तो 2p/7, c1 c2 5 2 जार माइनस का 10। और देखिए एक चीज कि डिनोमिनेटर में जो भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, क्योंकि इक्वल टू किस तरफ 0 है तो ये डिवाइड में इक्वल्स टू किस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब सीधा इसको सॉल्व करना है हमको, तो 9 + 2 ये हो जाएगा 11p/7 -10 इक्वल टू अपना 0 चल रहा है, तो यहाँ से -10 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 10, तो 11p/7 इक्वल टू प्लस का 10 और 11/7 उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 10 × 7/11, मतलब कि p इक्वल टू 70/11। लीजिए खत्म। तो बात समझ में आई। यहां पर एक एक्स्ट्रा काम बस इतना सा था कि ये जो दोनों लाइन थी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, राइट। दूसरी लाइन भी नहीं इस फॉर्म में नहीं थी, तो हमने सबसे पहले कन्वर्ट करा, x - x2/a2, y - y2/b2 और z - z2/c2, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको सही वैल्यू मिलेंगी a1 b1 c1
और A2 B2 C2 की। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, और क्योंकि हमको बोला गया था कि जो लाइन्स हैं आर एट राइट एंगल, मतलब कि जो दोनों अपनी लाइन है उनके बीच में बन रहा था 90 का एंगल, तो cos 90 होता है 0, डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा वो इस तरफ आके 0। तो कंडीशन अपनी जब 90 डिग्री का एंगल होता है, लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो अपनी यही कंडीशन बनती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। कंडीशन यही बनती है, लेकिन अपन ने पूरे फॉर्मूले का यूज करके कर लिया। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो लाइन दी है हमको, अब दिख रहा है आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी है, तो कार्टेशियन फॉर्म में है, बट इनको सबसे पहले देखना होगा कि एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस हिसाब से है या नहीं। तो x माइनस x1 अपॉन ए, हाँ y भी यहाँ पर है अपना, इसके साथ ना माइनस है ना कोई नंबर है, तो कोई टेंशन नहीं है। z के साथ भी कोई नंबर या माइनस साइन नहीं है। बस यहाँ पर ये देखना है आपको कि जो x y और z है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी चीज इनके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है ऐसा तो उसको चेंज करिए, ठीक है। फिर इसके बाद अपन A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर भी सभी जगह x y z अपना है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव और इनके साथ कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ से सीधे सीधे हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो फाइंड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ये शो करना है कि ये जो दोनों लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और अब जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने एक कंडीशन देखी थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच में बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और अगर डायरेक्शन रेशियोज अपने पास है मतलब अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन वही रूट के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर या A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब cos 90 क्योंकि 0 होता है मतलब ये यहाँ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। कंडीशन बनती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब आपकी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो हालांकि ये पूरी चीज अपन ने अच्छे तरीके से समझी थी इंट्रोडक्शन में, बट फिर भी अपन ने यहाँ पर फटाफट से एक बार देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट ये जो पहली लाइन है यहां से अपन A1 B1 और C1 फाइंड कर लिए। सेकेंड लाइन से A2 B2 और C2 फाइंड करेंगे, तो A2 1 B2 2 और C2 3, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन वी मस्ट हैव टू शो दैट दिस इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं अपन। तो चलिए नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और ये क्या आना चाहिए 0, 0 आ जाता है तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो A1 A2, A1 है 7 A2 है 1, B1 है -5 B2 है 2 और C1 है 1 और C2 है 3, ठीक है। तो क्लियर दिख ही रहा है कि 0 आ गया है। तो 7 1 जार 7 5 2 जार 10 3 1 जार 3, तो 10 और 7 प्लस 3 10 10 माइनस 10 ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 hence lines are perpendicular, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही सिंपल था, बस कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर हमने पहली चीज पढ़ी थी कि हमको लाइंस कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि एंगल कैसे फाइंड करना है दो लाइन के बीच का। तीसरी चीज हमने ये देखी थी कि अगर लाइंस हमको दी हुई हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो लाइन हमको दी हुई हैं ये आपकी स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइन के लिए आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है तब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो बी है आपका दोनों जगह अगर सेम है तब तो आपकी लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर सेम नहीं है मतलब आपकी लाइन ऑब्वियसली स्क्यू लाइंस है, ठीक है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी जाती है तब कंडीशन अलग बनेगी कि आपके जो भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है मतलब पैरेलल है, और अगर प्रोपोर्शनल नहीं है मतलब कि वो लाइन आपकी स्क्यू लाइंस होंगी। तो इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ आपको देखना है
कि B1 और B2 अगर सेम है तो पैरेलल, और सेम नहीं है मतलब स्क्यू लाइन्स है। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये लाइन्स हमारी स्क्यू लाइन्स है। ठीक है, पहली चीज हमने पता कर ली कि ये स्क्यू लाइन्स है। अब अगर स्क्यू लाइन्स हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि पैरेलल अगर लाइन है तो फॉर्मूला अलग है, और अगर लाइन्स स्क्यू लाइन्स है तो फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो स्क्यू लाइन्स है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कंपेयर कर देते हैं अपन, वेक्टर आर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और इसको कंपेयर करेंगे वेक्टर आर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर B2। तो कंपेयर कर अगर करते हैं तो आपको ये पूरा लिखना है कि कंपेयरिंग, इसको दे दीजिए फर्स्ट, इसको दे दीजिए सेकंड। तो फर्स्ट को जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर A1 I2J प्लस K, ठीक है, और B1 मिल जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड लाइन को जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से A2 और B2 मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो मेन चीज सबसे पहले ये फाइंड करना है। अब यहां पर दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो ठीक है, टू स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन B1 का B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। बस। तो अब आप बोलेंगे इसमें बस क्या है भाई, अभी बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। पहले B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, A2 माइनस A1 फाइंड करना है, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है, और फिर यहीं पर वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले अपन फाइंड कर रहे हैं B1 क्रॉस B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना अपने को, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है बस। तो I कैप J कैप K कैप, पहली रो में I कैप J कैप K कैप, दूसरी रो में जो पहला वेक्टर है अपना B1 उसके I J K के कोफिशिएंट, तो B1 1 माइनस 1 1, B2 2 1 2। पहली रो के अलोंग इसको सॉल्व कर दीजिए। तो I कैप ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 1 जार माइनस 2, और 1 इंटू 1 ये माइनस 1, I कैप, ठीक है, माइनस J कैप ये कॉलम ये रो, 2 1 जार 2 माइनस 2 1 जार 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 J कैप, ठीक है, प्लस K कैप की बात करते हैं, ये कॉलम ये रो, 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, तो 1 प्लस 2 K कैप, ठीक। तो उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 3 I कैप, माइनस या प्लस लगा लो क्योंकि जीरो तो जीरो ही होता है, 0 J कैप और प्लस 3 K कैप। अब आप बोलेंगे कि क्या इसको लिखना जरूरी है, बिल्कुल मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बस क्या है, जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना तब आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ये टर्म है नहीं, ये टर्म नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई जब हम J वाले टर्म में करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लिखना ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए B1 क्रॉस B2 आ गया, मैग्नीट्यूड और इसका यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, 0 खत्म, 3 3 जार 9, तो ये आ गया √18, यानी कि 3√2, ठीक है, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 3 बाहर आ गया, 3√2। अब अपन फाइंड करेंगे, देखो ये आ गया अपना, ये आ गया। अब अपने को A2 माइनस A1 फाइंड करना है, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, A2 माइनस A1, तो 2I माइनस I कैप, माइनस J माइनस 2J, तो माइनस J माइनस 2J माइनस 3J कैप, और माइनस के माइनस 2K कैप, ये आ गया। अब बस इन तीनों की वैल्यू उठा के यहां रख देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 कहाँ है अपना, ये रहा, ठीक है। तो ये रख दिया। अब A2 माइनस A1 ये रहा,
अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 3√2। बात समझ में आ गई? चलो अब ऑब्वियसली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i में, j का j में, k का k में। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा -3i और प्लस का i, तो 3 1 जार 3 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3। फिर j कैप और यहाँ पर भी j कैप, तो इधर j कैप का कोएफिशिएंट -3 है बट यहाँ 0 है, तो 3 × 0 0, तो इसलिए अगर लिख लेते हैं तो बेटर रहता है। -2k प्लस का 3k, तो 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3√2 तो अपना है ही, तो 6 + 3 माइनस का 9 अपॉन 3√2। तो ये इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं होती है ना। 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा अपना, अब ये इससे बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन √2। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, मतलब रैशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2√2 डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 3√2 अपॉन 2। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने देखा कि ये लाइंस पैरेलल है या स्क्यू लाइंस है, तो ऑब्वियसली ये स्क्यू लाइंस थी, तो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। सारी चीजें फाइंड करी, यहाँ पर रख दी और काम खत्म। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो अब यहाँ पर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों लाइन के बीच की। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो आपको करना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे करना है। दूसरा तरीका सीधा फॉर्मूले से है। ठीक है, अब कई बार फॉर्मूले ज्यादातर याद नहीं रह पाते हैं, तो आप एक चीज करिएगा। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप नोट कर लीजिए इस चीज को कि ये जो पहली इक्वेशन है इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 2 को भी आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस फॉर्म में आपकी लाइन मिलेगी वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा b2। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका वेक्टर भी दोनों जगह सेम मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपकी लाइंस हैं दोनों, ठीक है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 के फॉर्म में, मतलब इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखें इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्या ये प्रपोर्शनल आपको दिख रहे हैं? 7/1 इक्वल टू -6/-2 इक्वल टू 1/1। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ये लाइंस आपकी मिलेंगी आपको स्क्यू लाइंस, और स्क्यू लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, दोनों लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करा रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क है आपके लिए ये, तो आपको ये मुझे बताना है कि आपने वेक्टर फॉर्म प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए। आपको कमेंट करके ये कमेंट करना है आपको, मैं समझ जाऊंगी कि आपने इसको किया है। ओके, तो कमेंट में आपको ये करना है वेक्टर फॉर्म प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, और एक चीज और ऐड कर देना, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15, ठीक, 15 प्लस वेक्टर फॉर्म प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, चलो, तो इसको मैं हटा देती हूं। अब इसको जो दूसरा तरीका इसका करने का है, ठीक है, वो हम करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इस फॉर्म के जो, मतलब इस फॉर्म में जो हमने फॉर्मूला देखा था वो कई बार याद नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए कई बार हम क्या करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक, चलो, तो इसको कमेंट करके आपको ये बताना है मुझे। चलो, तो अब अपन इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसका फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो देखो पहली लाइन में आता है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पर अपना आता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अगर लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हैं और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए, उसके लिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। दूसरा तरीका मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो वो जरूर करना है, ट्राई करना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आता है रूट के अंदर देखो याद करने का तरीका भी मैंने बताया, BC माइनस BC कर दो, 1 2 2 1 का होल स्क्वायर प्लस
अब सी पे एंड हुआ है बी सी पे एंड हुआ है तो सी ए माइनस सी ए प्लस ए पे एंड हुआ है तो ए बी माइनस ए बी और सब पे होल स्क्वायर और वही 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, क्लियर। और ये तो ये है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इसको स्मॉल डी से हम शो करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सभी जगह से सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा तरीका जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसलिए ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह का ये आई थिंक एक ही क्वेश्चन है। ठीक, चलो, तो जो पहली लाइन है, पहली लाइन से x1 y1 z1 a1 b1 c1 हम फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम लाइन फर्स्ट लाइन से देखिए x माइनस x1, तो यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तो मतलब 1 के साथ माइनस आएगा, तो x1 हो गया -1, y माइनस y1, तो यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, z1 यहाँ पर भी +1 है, तो यह हो जाएगा माइनस का 1। तो x1 y1 z1 मिल गया हमको और a1 b1 c1 भी मिल जाएगा। क्लियर। फ्रॉम टू लाइन 2 से x2 x माइनस x2 तो सीधा सीधा है 3, y माइनस y2 सीधा सीधा है, z माइनस z2 सीधा सीधा 7। ठीक है, फिर a2 b2 c2। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जरूरत हमको लगेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो चलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इक्वल टू, तो यहाँ पर सीधा हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 3 में से हम माइनस कर रहे हैं -1, तो 3 माइनस माइनस +1 यानी 4। ठीक, y2 माइनस y1, तो 5 में से हम माइनस कर रहे हैं -1, तो 5 माइनस माइनस +1 6। z2 माइनस z1, तो 7 में से माइनस कर रहे हैं -1, तो माइनस माइनस +1 7 + 1 8। ओके, चलो, a1 b1 c1, तो 7 - 6 1, a2 b2 c2 1 - 2 और 1। ये हो गया अपना डिटरमिनेंट। डिनोमिनेटर में b1 c2, b1 c2, तो b1 कहाँ है, ये रहा b1 c2, तो b1 है -6, c2 है 1, तो -6 × 1 -6, b1 c2 माइनस b2 c1, तो b2 c1 -2 × 1 -2 माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर प्लस c1 a2 c1 a2, तो 1 × 1 1 माइनस c2 a1, तो c2 a1 7 1 जार 7 प्लस a1 b2 a1 b2 7 2 जार 14 और 2 माइनस का है तो माइनस का 14, a2 b1, तो -6 × 1 -6 और यहां माइनस माइनस +6 और इसका स्क्वायर। ठीक, क्लियर। चलो, अब पहले तो इस डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट को यहां सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अपन हटा देते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यू रखना है। ठीक है, अब हमारे पास जगह की कमी हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला हमने वहां लिख लिया, उसमें वैल्यू रख दिया, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो पहली रो क्या लूंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 -6 × 1 -6, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्मॉल d इक्वल टू 4 -6 × 1 -6, बीच में माइनस, 1 × -2 माइनस माइनस +2। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस का 6, ये कॉलम ये रो 7 1 जार 7 -1 × 1 1 प्लस 8, ये कॉलम ये रो 7 2 जार माइनस का 14, बीच में माइनस 6 1 जार माइनस का 6, तो ये हो गया प्लस का 6 अपॉन -6 + 2 -4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 प्लस
7 में से 1 गया -6, -6 का स्क्वायर 6 6 जार 36, फिर हाँ 14 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 8 माइनस का, और माइनस का 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, बट रूट के अंदर, और यहाँ पर ये क्लियर। चलो तो -6 + 2 -4, 4 4 जार 16, माइनस का 16, 7 में से 1 माइनस हुआ 6, प्लस माइनस -6 6 जार 36, 14 में से 6 गया तो माइनस का 8, -8 इंटू प्लस का 8, 8 8 जार 64 माइनस का, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 70 80 90 100 116, ठीक है, इस तरीके से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इस सबको ऐड करेंगे तो माइनस का 116 अपॉन रूट 116, ठीक है, और ये इसके अंदर है तो बाहर आके प्लस का हो जाएगा ये, और इससे एक रूट का कैंसिल हो जाएगा, या फिर पहले बाहर निकाल लेते हैं अपन इसको, तो 116 अपॉन रूट के अंदर 116, तो ये आ जाएगा अपना d = रूट 116। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 4 2 जार 8 9 10 11 4 9 जार 36, और 4 रूट के बाहर आके हो जाएगा 2 रूट 29, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 2 रूट 29, लीजिए खत्म, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, और जो दूसरा तरीका है वो आपको खुद से करना है, होमवर्क है, ओके। तो चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो सबसे पहले आपको खुद से इसको ट्राई करना है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा होना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, 2 लाइन हमको दी हुई है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले देखेंगे पैरेलल है कि स्क्यू लाइन से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेक्टर बी है दोनों जगह सेम नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू लाइन से, ठीक है। तो चलिए स्क्यू लाइन से, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका A1 वेक्टर I + 2j + 3k, और यहाँ से आपका B1 वेक्टर हो जाएगा I - 3j + 2k, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे हम। इसके बाद यहाँ से A2 वेक्टर आ जाएगा अपना 4i + 5j और +6k कैप, और यहाँ से आ जाएगा आपका B2 वेक्टर 2i 3j और k, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें हमको B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, तो चलिए B1 क्रॉस B2 फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो वही अपना I J K, तो B1 ये रहा 1 - 3 2, तो 1 - 3 और 2, B2 रहा 2 3 1 2 3 1, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका I कैप 3 1 जार 3, तो माइनस का 3 3 2 जार 6 -6 -3 -9 I कैप, ओके, माइनस। अब J कैप, ये कॉलम ये रो 1 × 1 -2 2 जार 4, तो -4 और 1 -3 माइनस +3 J कैप। K कैप की बात आती है, ये कॉलम ये रो 3 1 जार 3 -3 2 जार 6 6 + 3 9 K कैप, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं कहीं फाइंड करते हैं, देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी यहीं फाइंड कर रहे हैं हम, तो 9 9 जार 81 प्लस 3 3 जार 9 9 9 जार 81, तो ये हो जाएगा आपका रूट 171, ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप 3 रूट 19, ठीक है। ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब A2 - A1 वेक्टर A2 - A1, A2 में से A1 माइनस करो, 4i - I 3i कैप, 5j - 2 5 - 2 3j कैप, और 6 - 3 3k कैप, तो सभी जगह 3 3 3 आ गए। चलो, तो देखो तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपना होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 अपना आया है ये -9 I कैप + 3j कैप + 9k कैप, ठीक है। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, ये रहा A2 - A1 3i 3j 3k,
ओके, और डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 3√19। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो देखिए i का i में -9 इंटू 3 27 माइनस का, फिर 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 अपॉन 3√19 प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9 अपॉन 3√19, तो 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 3√19। ठीक है, तो चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और कर सकते हैं, √19 से रैशनलाइज कर दीजिए, √19 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लीजिए खत्म क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमको यही बोला गया कि ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में तो है, बट एक्चुअल में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर आर इक्वल टू a1 b1 और a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, इस तरीके से नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर लेमडा और म्यू है, बट यहाँ पर लेमडा म्यू नहीं है। यहाँ पर देखें आप, पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें t है सभी जगह और दूसरी वाली में s है। कहने का मतलब ये है कि लेमडा की जगह पर पहली लाइन में t आ गया है, दूसरी लाइन में s आ गया है। तो कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन उठाते हैं हम। तो यहाँ पर देखें वेक्टर आर अपना एज इट इज है। यहाँ पर अगर आप देखें आप, तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स हैं उनके साथ i j k को अलग कर लेते हैं और t वाले जो टर्म्स हैं उनको अलग। तो i इंटू 1 तो i कैप और माइनस टी आई कैप, माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप माइनस 2t k कैप। अब यहां से अगर आप देखें तो इसको देखो i कैप 2j कैप और 3k कैप, कहने का मतलब ये है कि जो t वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो सिंपल हमारे टर्म्स हैं उनको अलग। तो आप देख पा रहे हैं i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये हमने अलग कर लिया। और जो t वाले टर्म्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3, तीनों में से हम ले लेते हैं t कॉमन। यहां क्या बचेगा, माइनस का i कैप, ठीक है, और प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप। बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो जो ब्रैकेट से इनको ओपन करके हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जो t वाले टर्म्स थे इनको अलग कर लिया और सभी में से t कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से ये बन गया अपना a1 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह पे t b1। अब दूसरी लाइन उठाते हैं। तो ये देखिए वेक्टर r इक्वल टू i का मल्टीप्लाई s में और 1 में, तो ये हो जाएगा वेक्टर i s या s i प्लस i, फिर 2s का j में, तो 2s j कैप माइनस j कैप, फिर इसके बाद ये माइनस साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। अब फिर से वही सेम चीज करनी है कि जो s वाले टर्म्स हैं ये तीनों अलग रहेंगे, बाकी को अलग कर लेते हैं। देखो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। देखो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां पर अपने को प्लस ही लेना है ना, ठीक है। तो प्लस का i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, प्लस म्यू आता था बट यहाँ पर s है, तो देखिए ये s वाला टर्म है, ये s वाला टर्म है, ये s वाला टर्म है, तीनों में से हमने s कॉमन निकाल के यहाँ रखा। अब जो बचा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर i कैप, यहाँ 2j, s तो कॉमन निकल गया, और माइनस का 2k। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये अपना कन्वर्ट हो गया है किसमें, यहां पर मैं लिख देती हूं वेक्टर r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और ये कन्वर्ट हो गया है वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस
म्यू B2, ठीक है। और क्योंकि देखिए B1 और B2 दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये स्क्यू लाइंस है, ठीक है। तो चलिए अब स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना अब कोई बड़ा काम नहीं रह गया है। हमने इस तरह के अभी 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूला अपने को पता है, बस A1 B1 A2 B2 की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली से अपन ने A1 फाइंड करते हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रही हूँ, ठीक है। आप यहीं के यहीं लिखिएगा A1 आपने क्या फाइंड किया। तो A1 आपका क्या आया है, I - 2j + 3k, ठीक है। B1 पहली ही लाइन से B1 ये रहा, -i कैप + j कैप -2k कैप, राइट। तो A1 B1 हो गया। अब A2 B2 फाइंड करते हैं दूसरी लाइन से। तो दूसरी लाइन अपनी ये रही, ये अपन ने फाइंड किया। तो I - j - k B2 ये रहा, I + 2j - 2k, ठीक है। अब बस दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपने को पता है, फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इस तरह का पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको सिस्टमैटिक करना है, ठीक है। तो हम इधर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूले में क्या क्या चीज की जरूरत है, B1 क्रॉस B2, A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो वही हम पहले फाइंड कर रहे हैं ना। B1 क्रॉस B2 मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, पहली लाइन में I J K, ठीक है। फिर B1 में -1 1 - 2, तो -1 1 - 2, B2 में 1 2 - 2। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो B1 क्रॉस B2, देखिए I कैप, ये कॉलम ये रो, -2 और +4, क्योंकि बीच में माइनस आता है तो ये माइनस का ऑलरेडी 2 2 4, तो +4, तो -2 + 4 +2, तो 2i कैप, माइनस लगता है j कैप के साथ, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, -2 × -1 +2 और 2 1 = 2, तो +2 और +2 4 j कैप। समझ में आई बात। देखो ये कॉलम गया, ये हो गई -2 × -1 +2 और ये +2, तो +2 4 और j के साथ माइनस आता है, प्लस k कैप, ये कॉलम ये रो -2 -1, ओके, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड और यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो रूट के अंदर 2 2 = 4 4 4 = 16 3 3 = 9 29 रूट के अंदर। A2 - A1 और यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर A2 - वेक्टर A1, तो A2 में से A1 माइनस करो, तो I - I 0i -j प्लस का 2j यानी प्लस का j कैप, ठीक है। माइनस के -3 के 3 + 1 माइनस का 4 की। तो देखो ये तीनों चीजें आ गई, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और A2 - A1। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो फॉर्मूला में यहां नहीं लिख रही हूं, ठीक है। सबसे पहले B1 क्रॉस B2 ये रहा, ठीक है। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √29। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को। I का I में, तो यहाँ I कैप वाला जो टर्म है 0 है, मतलब है ही नहीं, बट हम 0 इसलिए लिखकर चलते हैं ताकि हम सीधा सीधा देख सकें। तो 2 × 0 0 I कैप, खत्म। J कैप की बात करते हैं, तो -4 × 1 -4 -3 -4 माइनस प्लस 4 3 = 12 अपॉन √29। 12 में से 4 गया तो ये आ गया अपना 8 अपॉन √29। क्लियर। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 11.2 थी वो खत्म हो गई है, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।